सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज पार्ट 3 विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। सो अब बात सबसे पहले करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की नीड कहाँ से आती है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से अडॉप्ट किए हैं, मेनली द मैग्ना कार्टा एंड द बिल ऑफ राइट्स। इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हायरार्की को समझ लिया जाता है। तो इसकी हायरार्की यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले मैग्ना कार्टा आया, मैग्ना कार्टा 1215 में आया ये। इसके बाद पेटिशन ऑफ राइट्स बना 1628 में, जो कि बाद में जाके कल्मिनेट हो गया बिल ऑफ राइट्स में। सो बिल ऑफ राइट्स आया 1689 में। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आए फॉर मैन एंड सिटीजन्स, ये हुआ हमारा 1789 में। देन एक और बिल था विच इज द वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स, जिससे अमेरिका इंस्पायर हुआ था। ये 1776 में आया था। अमेरिका इससे इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका ने फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स लाए एंड इसके बाद फाइनली द अमेरिकन बिल आ गया। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट, ये हमारा वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी था अबाउट फंडामेंटल राइट्स। सो अगर कोई पूछे, सो सबसे पहला मैग्ना कार्टा, सबसे लास्ट में अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, एंड उसके बीच में हमारी ये सारी चीजें हुई थी। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस की। सो दिस इज द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको दो तीन कमीशन के नाम अच्छे से याद रखने हैं। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में, मेडिवल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने बात की थी अबाउट ह्यूमन राइट्स, अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होगा, राइट टू बेल होगा, एंड इनह्यूमन टॉर्चर नहीं हो सकता, राइट टू इक्वालिटी सबके पास है। देन ये था हमारा पूरा एंशियंट मेडिवल पीरियड, वैदिक टेक्स्ट में लिखे गए हैं। अब मॉडर्न पीरियड में ना सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। पहले तो हमें ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को कॉलोनाइज किया। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, सती, चाइल्ड मैरिज अबॉलिश किए गए। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एक्सेट्रा, इन सब ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए टू रिफॉर्म आवर सोसाइटी। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स के लिए एक थी हमारी सैपरू कमीशन। तो सैपरू कमीशन ने ना बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करो, बट ये चीज डिनाई कर दी गई थी। बट उसके बाद आईएनसी इसमें बनी गई नेहरू कमीशन। सो नेहरू कमीशन played a very vital role in the inclusion of fundamental rights to our constitution. So this spoke about civil and political rights. ठीक है, तो ये आई। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी एक सब कमिटी बनाई गई थी फॉर फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज सक्सेसफुल, एंड अकॉर्डिंगली कैबिनेट मिशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई, कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा 26 जनवरी 1950 को, एंड अकॉर्डिंगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए। ओके, नाउ अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक्स की। तो अगेन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। They are protected by the constitution and cannot be taken away without a constitution amendment under article 368. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बिकॉज कुछ कुछ आर्टिकल्स लाइक 20 and 21 इमरजेंसी के समय भी नहीं दिए जा सकते एक्सेप्ट 19. So we'll talk about this later. Now कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स के बीच में सबसे मेन डिफरेंस ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिर्फ पार्लियामेंट ले सकती है, आर्टिकल 368 बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी काफी सारे चीजें हैं लाइक इमरजेंसी का प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर। हाउएवर लीगल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट्स एंड कैन बी टेकन अवे बाय द लेजिस्लेचर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। राइट, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। तो इक्वालिटी के लिए हमारे पास है आर्टिकल 14 to 18, फ्रीडम 19 to 22, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, रिलीजन 25-28, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29-30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32-35। एक आर्टिकल था आर्टिकल 31 जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब बन गया है हमारा आर्टिकल 300A। तो ये हमारा लीगल राइट बन गया है। नाउ इसको एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। व्हाई? बिकॉज दिस
मतलब बेसिकली दिस वाज एक्टिंग एज एन हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब अगर सब लोग अपनी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन पे राइट्स मांगने लगेंगे तो स्टेट डेवलप कैसे होगा। सो इसलिए इसको एक लीगल राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट हटा दिया था। एंड इन दिस केस सुरेंद्र भारती played a very important role. We'll talk about this in the further lectures. Okay, now let's speak about some fundamental rights जो कि सिर्फ citizens के पास होते हैं एंड सिर्फ citizens उसको यूज कर सकते हैं, एंड कुछ जो कि citizens प्लस foreigners दोनों के पास होते हैं. So for citizens जो एक्सक्लूसिवली सिटीजन के पास होंगे वो है आर्टिकल 15, दैट इज जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है. देन वी हैव आर्टिकल 16, equality of opportunity in employment, public employment. 19 talks about freedom, and 29 and 30 which is the cultural educational rights. ठीक है, ये सिर्फ सिटीजन के पास है. अब जो कि सबके पास है 14, 20, 21A से लेकर 28, ये बोथ, राइट. तो अगर बोथ लिखा है मतलब सिटीजन प्लस फॉरेनर्स, एंड ये सारे सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन के पास है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ये आर्टिकल 14 के बारे में बात कर रहे हैं. इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज डिराइव फ्रॉम यूके. इक्वालिटी के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. सो ये हमने यूके से लिया है और ये हमने यूएस से लिया है, राइट. इसके बाद इसके बारे में भी बात करेंगे हम आगे. ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. सेकंड है सेपरेशन ऑफ पावर्स. द मोंटेस्क्यूज कॉन्सेप्ट डिवाइड्स पावर अमंग द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक है, बट इंडिया में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, सो नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स इन इंडिया, राइट. मतलब आपने देखा होगा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज्यादा क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, बिकॉज दोनों के मेंबर्स लाइक पार्लियामेंट में वही वाले मेंबर्स होंगे जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में रहते हैं. तो बेसिकली इट्स नॉट वाटर टाइट इन एक्चुअल सेंस, दे आर रिलेटेड, बट ऑफ कोर्स पावर सेपरेटेड है सबकी. इसके बाद this division of powers is maintained in the 7th schedule, article 3246, and it divides the power between union and states. So this is a very basic concept. You can remember this line as Dr. B.R. Ambedkar noted fundamental rights or as a highly criticized part of the constitution because they are not sacrosanct. They are sacrosanct. Sacrosanct का मतलब होता है कि they can be amended, they can be changed, but only by article 368. And not affecting the basic structure of the constitution, right. Ab Supreme Court, these are the features of fundamental rights. तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, sacrosanct. Now fourth, Supreme Court is seen as the protector and the guarantor of fundamental rights. और ये किससे प्रोटेक्ट होता है? आर्टिकल 32 प्लस 226 बाय वे ऑफ रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्चरारी. ठीक है, तो सम फॉर सिटीजंस ओनली व्हाइल अदर्स अप्लाई फॉर ऑल पर्संस इन इंडिया, जो कि मैंने बात कर ली. सम राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स. तो कुछ अगेंस्ट स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है, एंड कुछ इंडिविजुअल्स, इसके लिए द लैंडमार्क, मोस्ट लैंडमार्क केसेस कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. तो इस केस में ये बोला गया था कि इस केस में बेसिकली कुछ मिनिस्टर्स ने ना डेरोगेटरी स्पीच पास ऑन कर दी थी. तो इसमें ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर नॉन स्टेट एक्टर्स भी वायलेट करते हैं तो दे कैन बी हेल्ड लायबल. एंड अगर ये मिनिस्टर्स हैं, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी, ऑफिशियल ड्यूटी में ये बोल रहे हैं, तो the state will be held liable because इसमें vicarious liability का concept आ जाएगा. But even non-state actors can be held liable for violating rights of individuals. इसका एक सबसे best example है आर्टिकल नंबर 17. अनटचेबिलिटी के लिए आप स्टेट को भी लाइबल ठहरा सकते हो और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी लाइबल ठहरा सकते हो, एंड स्टेट की ड्यूटी मानी जाएगी कि वो
आपके लिए प्रॉपर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रिपेयर करे, बिकॉज आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, राइट। नाउ इसके अलावा अगर मैं कुछ फीचर्स की और बात करूं तो आप इसमें लिख देंगे कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम सबको पता है कि अगर राइट्स एब्सोल्यूट होने लगे, although our country is a democratic one, but of course reasonable restrictions होने चाहिए to protect the general interest of the public and to protect the sovereignty integrity of our country, right? So reasonable restrictions हो सकते हैं। तो बेसिक अगर मैं बात करूं फीचर्स की, सो फीचर्स में क्या आ जाएगा, कौन से राइट सिटीजन के पास है, कौन से राइट सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों के पास है, किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, विद केस लॉज आपको मेंशन करना है इसमें। कौशल किशोर वाला स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। इसके बाद हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं हम किसके पास जा सकते हैं, प्लस हम किसके थ्रू जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 to 26 दे आर सैक्रोसैंक्ट, मतलब अमेंडमेंट हो सकती है बट ओनली बाय आर्टिकल 368। एंड हमने कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ कहाँ से लिए। अब फंडामेंटल मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के समय, एंड ये सारे जो मैं चीज़ बता रही हूँ अभी, सो इमरजेंसी के समय हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट 20 एंड 21। एंड इमरजेंसी के समय, ओनली नेशनल इमरजेंसी के समय हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। सो दिस इज ओनली ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। 2021 किसी भी इमरजेंसी में नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 33 कंट्रोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं ओनली फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, देयर एप्लीकेबिलिटी कैन बी ऑल्टर्ड। आर्टिकल 34 अगेन मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ फोर्स में होता है ना तो फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी आप मतलब आप तब जान नहीं सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, बट ऑफ कोर्स जब मार्शल लॉ हट गया है तब आप जा सकते हो, बट उस समय आप उस ऑफिसर को लायबल नहीं ठहरा पाओगे। यू कैन of course approach the court and then you'll be provided with some compensation by the state, but आप ऑफिसर को लायबल नहीं ठहराओगे क्योंकि ऑफिसर तो he is under the state, he is also under the martial law and he is also working for the state, he's in his official capacity, so if he is in his official capacity तो ही वो ऑफिसर लायबल नहीं रहेगा। इसमें भी वाइकेरियस लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद 2021 एक्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया इमरजेंसी के समय, एंड इसमें आप 19 वाला पॉइंट भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय पार्लियामेंट बट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की हम एक सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ केस परंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए एक प्रॉपर सीरीज ऑफ केस लॉ चलता है, उसके लिए वील टेक अ सेपरेट लेक्चर एंड वील स्पीक अबाउट इट। नाउ अब बात करते हैं, हमने जैसे बात की फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अब स्टेट होता क्या है, स्टेट 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 व्हाट इज स्टेट, आई मीन इट्स जस्ट द गवर्नमेंट और इट्स जस्ट द म्यूनिसिपैलिटी, आई मीन स्टेट में आएंगे क्या, तो स्टेट में आ जाएंगे हमारे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर एंटिटीज विथ लीगल पावर्स। अब ऑल लोकल अथॉरिटीज में हमारे पास आ जाएंगी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ट्रस्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका ना एक बहुत लैंडमार्क केस एक और है इन केसेस के अलावा, आर डी शेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया था कि स्टेट में वो वाली भी सारी चीजें आएंगी जिसमें स्टेट मैक्सिमम किसी कॉरपोरेशन का शेयर कैपिटल होल्ड करती है, शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है। इसके अलावा स्टेट 100% फंड्स प्रोवाइड कर रही है, या पब्लिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पब्लिक फंक्शंस हैं, या स्टेट ही फंक्शंस मैनेज कर रही है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है किसी कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर हो गया है, या तो मोनोपोली है स्टेट के पास, राइट। तो आर डी शेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि अगर ये सारी चीजें हैं तो भी वो एक स्टेट कहलाएगा, मतलब तो भी वो अंडर द स्टेट आएगा। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द स्टैट्यूटरी एंड द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक गेल,
SAIL, Steel Authority of India Limited, etc. Even ONGC for that case, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी स्टेट में आ जाएंगी। अब इसके एक और केस लॉ की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन लाल, AIR 1967 Supreme Court. This case expanded the definition to include bodies like the Rajasthan Electricity Board, emphasizing that other authorities cover all entities created by the constitution or state with the legal powers. So again, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया और ये हमारा स्टेट के अंडर आ गया। Sukhdev Singh versus Bhagat Ram, AIR 1975 Supreme Court, it affirmed that the bodies such as ONGC, LIC, IFC being statutory fall under Article 12 as state entities, what I just told you. So, इसमें आप 3 केस लॉज याद रखेंगे, RD शेट्टी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान एंड सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, एंड इसमें आपका आर्टिकल 12 कवर हो जाएगा। सो आर्टिकल 12 बेसिकली टॉक्स अबाउट कि स्टेट होता क्या है। जब हम बोलते हैं कि द स्टेट कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स एंड इफ देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट, तो बेसिक होता है कि स्टेट होता क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। सो ये पूरी स्टेट की डेफिनेशन है। तो स्टेट में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं आएगी, स्टेट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ओके, again few more cases. Ramana Dayaram Shetty versus International Airport Authority. Here the court considered if a body is an agency or instrumentality of the government leading to entities like the International Airport Authority being included in another article 12, again जो कि हमने RD शेट्टी में बात की थी। Ajay Hasya versus Khalid Mujib 1981. The judgment highlighted that even registered societies under the Society Registration Act can be considered state entities under Article 12. It further explains while bodies like the Food Corporation of India and SIR were held to be state entities, others like NCRT, BCCI were not, depending on factors such as control. Ab NCRT and BCCI are not state because they are not funded by the state. So अगर आपसे कोई पूछे NCRT या BCCI क्या स्टेट में आते हैं, तो आप बोलोगे नो, नॉट एट ऑल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या जुडिशरी स्टेट में आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे आएंगे स्टेट के अंदर? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ था नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 एंड अंतुले वर्सेस RS नायक. The Supreme Court held that even if a court is the state under a writ under Article 32 cannot be issued to High Court against its judicial orders because such order cannot be said to violate the fundamental rights of citizens. तो basically अगर मैं आपको एक simple terms में समझाऊं तो judiciary जब judicial functions निभा रही है, जैसे कि किसी को हमने डेथ पेनल्टी दी है या किसी को हमने 10 years का इम्प्रिजनमेंट दिया है, ठीक है, तो तब आप नहीं बोल सकते कि, और अब उसने एकदम उसका क्राइम भी ऐसा था कि लॉ में लिखा गया है कि इतना पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो द जुडिशरी कैन ऑफ कोर्स डू दैट। बट जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन निभा रही है, जैसे कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे इंक्वायरी करना, मतलब नॉन जुडिशियल नेचर वाले, तब वो ऑफ कोर्स स्टेट के अंदर आएगी, ठीक है। इसमें वो स्टेट के अंदर नहीं आएगी क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग अ जुडिशियल फंक्शन, नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सो अगर कोई आपसे पूछे वेदर जुडिशरी विल कम अंडर द स्टेट और नॉट, मेंशन द केस ऑफ RS नायक एंड मेंशन दीस पॉइंट्स। ओके, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, however little undervalued, but it gives rise to so many important doctrines. So let's speak about this article. ये बात करता है laws which are inconsistent with the fundamental rights. So this deals with pre-constitutional laws and post-constitutional laws. इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे. Let's read what the article says. Article 13 of the Indian Constitution encompasses the doctrine of judicial review, ensuring that all legislations past, future aligns with the fundamental rights outlined in the Part 3 of the Constitution. Basic. And this concept of judicial review was first established with the Supreme Court in the Marbury versus Madison case, right? So this is just an history about it. आर्टिकल 13 की बात करते हैं. ये बेसिकली बोलता है लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, राइट? सो लेट्स टॉक. सो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे वो तो हमारे कंप्लीट वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं.
जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे ना, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो होंगे लॉज, वो टिल द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, जहां तक मतलब अगर उसका एक पार्ट वॉइड है, बाकी सारा एक्ट वैलिड है, तो वो पार्ट हटा दो, बाकी पूरा एक्ट वैलिड कर दो। बट अगर वो पार्ट हट नहीं पा रहा, अगर वो पार्ट हटने से एक्ट का पूरा मीनिंग खत्म हो जा रहा है, तो फिर पूरा वो एक्ट वॉइड है। इसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में तो कोर्ट्स ऐसे सॉरी लेजिस्लेचर ऐसे लॉज पास ही नहीं करेगी जो फंडामेंटल राइट्स चेंज कर रहे हैं। तो इसमें इसलिए बात आती है टिल द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन दे विल बी डिक्लेयर टू बी वॉइड। एंड प्री में तो जो वॉइड है सबको एक साथ मतलब हटा ही दो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है। इसका डॉक्ट्रीन आता है डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। पहले हमें समझना पड़ेगा कि लॉ, जैसे इसमें लिखा है ना, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, लॉ में क्या क्या आ जाएगा? तो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, बाय स्टेट लेजिस्लेचर, थ्रू ऑर्डिनेंसेस जो कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पास करते हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस में क्या आ जाएगा? जैसे कभी कभी ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सबसे इजी मतलब ये समझो कि अगर हमें सरोगसी से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, तो सरोगसी के बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज़्यादा अच्छे से पता होगा या किसी एक क्वालिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट को पता होगा। ऑफ कोर्स गायनोकोलॉजिस्ट को पता होगा, राइट? तो we'll invite that person, we'll ask them to give the suggestions, and then law तो पार्लियामेंट बना रहा है, बट हेल्प किसकी ले रहे हैं? एक आउटसाइड पर्सन की जो कि क्वालिफाइड है। सो दैट इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके अलावा लॉज विल ऑल्सो इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। और ये अब तक तो पता हो जाना चाहिए कौन सा केस? केशवानंदा भारती केस। ठीक है, so again केशवानंदा भारती केस। now these are the most important judgments about judicial review। आप इसको आर्टिकल 13 में मेंशन कर सकते हैं, of course। so केशवानंदा भारती केस, judicial review is a basic feature and safeguarding it from alteration under article 360 जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट reiterated that judicial review is an integral part of the basis of the constitution and cannot be abrogated under article 368। IR सेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें ये बोला गया कि जैसे कि हम ना कुछ एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल देते थे। 9th शेड्यूल बेसिकली प्रोटेक्ट्स एक्ट्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बट इसमें ये बोला गया कि इनका भी जुडिशियल रिव्यू होएगा अगर ये वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। मतलब आपने अगर एक वे ढूंढ लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने नहीं वाला, तो भी जुडिशियल रिव्यू होगा अगर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये सारे केसेस इस आर्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की मैंने बात कर ली कि अगर एक पार्ट वॉइड है, अगर वो पार्ट हट पा रहा है तो वेरी वेल हटाओ, अगर वो पार्ट सेपरेबल नहीं है, उसको सेपरेट खत्म हो रहा है, तो पूरा एक्ट हमारा वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमारा बात करता है। इक्लिप्स का अगर मैं हिंदी में एक टर्म बताऊं तो इक्लिप्स का हिंदी में लिटरल मीनिंग क्या होता है? ग्रहण लगना। तो बेसिकली ये बात करता है कि जो हमारे क्या बोलते हैं लॉज हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट हैं, तो दे आर नॉट कंप्लीटली डेड। बेसिकली दिस डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, दे आर नॉट कंप्लीटली डेड, दे आर जस्ट डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब दे आर स्लीपिंग, दे आर नॉट डेड। एंड जब एक अमेंडमेंट आ जाएगा तो फिर से ये एक्ट वैलिड हो जाएंगे। एंड जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं आ रहा है तो हम इसको इनऑपरेटिव रखेंगे, हटा नहीं देंगे, डेड नहीं डिक्लेयर करेंगे, तब तक हम इसको इनऑपरेटिव रखेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठेगा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में बात की प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तो वॉइड डिक्लेयर होते हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट है, तो हम इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से वॉइड क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते हैं उन लॉज को, क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये लॉज ना हमारे पिछले ट्रांजैक्शंस और जैसे कि अब नॉन सिटीजन से रिलेटेड है, जो फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन के पास नहीं है, ये उनसे रिलेटेड है, पिछले ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हमने इस लॉस को डोरमेंट रखा है, इनऑपरेटिव रखा है। एंड जैसे ही अमेंडमेंट आ जाएगा वैसे ये वापस से ऑपरेटिव स्टेट में आ जाएंगे। सो बेसिकली दीज आर ओवरशैडोड। सपोज
इफ आई हैव दिस रिमोट राइट, एंड मैंने इसके पीछे मेरे पेन को रखा है, आपको मेरा पेन शायद ना दिख रहा हो, बट ऐसा तो है नहीं ना कि ये पेन एग्जिस्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स दिस एग्जिस्ट। सो ये लॉज भी वैसे ही हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट ऑपरेटिव। व्हाई आर दे नॉट ऑपरेटिव? बिकॉज वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। जैसी अमेंडमेंट आ जाएगा वापस से ऑपरेटिव आ जाएंगे, बट ये इसलिए इनऑपरेटिव है क्योंकि पिछले ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनली एप्लीकेबल है। दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर सबसे बेसिक सबसे सिंपल डॉक्ट्रिन। मैं मुझे अगर लगे तो मैं अपना कोई भी लीगल राइट, रिमेंबर लीगल राइट, वॉलेंटरीली मतलब मेरी कंसेंट के साथ, मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मैं किसी कोअर्जन या थ्रेट के अंदर ये नहीं कर रही हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, एंड आई एम अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं अपने इन तीनों चीज़ों के साथ अपना लीगल राइट खुद बोल रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं वेव ऑफ कर रही हूँ अपना लीगल राइट। बट एक्सेप्शन क्या है इसका? हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आप नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं चाहिए राइट टू इक्वालिटी, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, मुझे नहीं चाहिए आर्टिकल 21, 22, 23। आई डोंट नीड दैट, आई डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। I don't need fundamental rights. You cannot say that, because fundamental rights are not just a matter of individual development but also societal public policy and societal public order. तो इसलिए आप नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए। बट ये चीज़ कहाँ पे होती है? ये चीज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने फंडामेंटल राइट्स आप वेव ऑफ कर सकते हो। लैंडमार्क केसेस की बात करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में you can give the case A.K. Gopalan and F.N. Balsara. These are the two main important case laws for doctrine of severability. इसमें भी कुछ कुछ पार्ट्स एक एक्ट के हटा दिए थे एंड बाकी पूरा एक्ट हमारा वैलिड डिक्लेयर किया गया था। इक्लिप्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इज बीकाजी नरेन ढाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1955, अ वेरी लैंडमार्क केस। इसमें कुछ प्रोविजंस ऑफ MV एक्ट वॉइड थे, तो वो इनऑपरेटिव थे कुछ टाइम के लिए, एंड हमारा जैसी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये वापस वॉइड हो गए, सॉरी वापस वैलिड हो गए। सो दैट्स इट। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में हमारा है बाशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर 1959। सो इसमें भी ये हुआ था कि एक इंडिविजुअल ने बेसिकली बोला था कि चलो मैं टैक्स दे देता हूँ एंड मैं अपना आर्टिकल 14 खुद से वायलेट कर रहा हूँ, मैं अनइक्वल बेसिस पे भी टैक्स पे कर दूंगा। तो इसमें आर्टिकल 14 की बात की गई थी एंड अगेन फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स वेव ऑफ नहीं कर सकते। ओके, सो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज की गई है, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉल अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जो कि मैंने आपको बात की थी कि लॉज में बेसिकली हमारा क्या क्या आता है। सो आई क्लियरली मेंशन कि लॉज में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आते हैं। अगेन दिस केस इज सेइंग द सेम थिंग। पहले शंकरी प्रसाद केस में बोला गया था कि डज नॉट इंक्लूड, लॉज डू नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इट जस्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनरी laws, not like basically created by the parliament. But गोलकनाथ के सनद भारती इसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लॉ के अंदर आएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल 12, 13 एंड डॉक्ट्रिन्स। इसके बाद अगेन इसका जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 clarified that article 368 comes under article 13. this was upheld in Kesananda Bharati case and upholding judicial review as an unassailable constitutional principle। मतलब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा और ये हमारा आर्टिकल 13 में आता है। सो ऑल दिस वाज रीअफर्म्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर आर्टिकल 14 to 18 जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।